नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा में कहा था कि कोई भ्रष्टाचारी मोदी का ताप सहन नहीं कर सकता। तो क्या यह एक इशारा था आने वाली कार्रवाई को लेकर? क्योंकि आज सुबह 7 बजते ही दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर ईडी की टीम पहुंच गई। दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू वाले उनके सरकारी घर पर ईडी की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है ईडी की 8 से 9 सदस्यों की टीम संजय सिंह से पूछताछ कर रही है। बाहर सुरक्षा बल खड़े हैं, पहरा लगा हुआ है। संजय सिंह के घर ये रेड 2 आरोपियों के सरकारी गवाह बनने के बाद पड़ी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों राघव मंगुंटा और दिनेश अरोड़ा को जमानत दे दी है। तो ये दोनों लोग सरकारी गवाह बन गए हैं। और आप देखिए, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद मनीष सिसोदिया और अब कार्रवाई जो हो रही है वो संजय सिंह के ऊपर हो रही है। ये पूरा मामला क्या है हम आपको अभी थोड़ी देर में बड़े तफसील से बताएंगे, लेकिन तस्वीरें आपके सामने। जब ईडी की रेड शुरू हुई संजय सिंह के घर पर, कार्रवाई चली रही है और उसके बाद सबसे पहले अरविंद केजरीवाल सामने आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1 साल से सरकारी एजेंसियां कभी किसी के घर कभी किसी के घर केवल धूल झांक रही, कुछ मिला नहीं, कोई सबूत नहीं मिला। मनीष सिसोदिया के घर भी जाकर रेड की थी, कुछ हाथ नहीं लगा। संजय सिंह के घर पर भी कुछ नहीं मिलेगा। सुनिए। ये पिछले 1 साल से हम लोग देख रहे हैं कि तथाकथित शराब घोटाला इन्होंने शोर कर रखा है। अभी तक एक भी पैसा कहीं इनको मिला नहीं। इतनी बताते हैं 1000 से ज़्यादा रेड हो चुकी, इतने लोगों को गिरफ्तार कर चुके, कहीं कोई रिकवरी नहीं हुई है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे खिलाफ इन्होंने इतने आरोप लगाए। कभी बोले कि स्कूलों में क्लासरूम घोटाला हो गया, कभी बोले कि बसों में घोटाला हो गया, बसों की खरीद में घोटाला हो गया, कभी बोले कि सड़कों में घोटाला हो गया, कभी बोले बिजली में घोटाला हो गया, कभी बोले पानी में घोटाला हो गया। हर चीज़ में इन्होंने इतनी जांच करा ली। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है। अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं। तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नज़र आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल इस सारी कार्रवाई को सीधे चुनावों से जोड़ रहे हैं। चुनावों से जुड़ा हुआ हो भी सकता है, चुनावों से ऐसे भी जुड़ा हुआ हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल कसने के लिए या भ्रष्टाचार के ऊपर नो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं, उनकी पार्टी ये दावा करने लगी। बहरहाल दिल्ली के अंदर शराब घोटाले को लेकर इस वक्त जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। हमारे साथ आज कहानी कुर्सी की में मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आज जल्दी से हमने इस खबर की शुरुआत इसलिए की क्योंकि अभी भी ये रेड चल रही है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ, विजय जी स्वागत आपका भी। और समीर चौहान के साथ, समीर आपका बहुत स्वागत है। देखिए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कुछ मिला नहीं एजेंसियों को, चुनाव में कुछ है नहीं जाने के लिए मोदी जी के पास, इसीलिए शराब घोटाले का कभी पानी में घोटाला कर दिया, कभी किसी और चीज में, कभी शिक्षा में घोटाला कर दिया। सारे आरोप जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। लेकिन लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है हर्षवर्धन जी, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मिलेगा कुछ नहीं, कहीं उनके खिलाफ तो कुछ नहीं मिल जाएगा? सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, क्या ये जो क्रम चल रहा है ये धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल की ओर बढ़ रहा है? लोग ये सवाल पूछते हैं। देखिए, उससे पहले मैं कहूँगा कि जो कहानी कुर्सी की में 3 दिन पहले हम लोगों ने अरविंद जी का एक बड़ा सुंदर भाषण चलाया था। लुधियाना की रैली में वो गए थे, वो शायद सेहतमंद पंजाब ऐसी कोई रैली थी, और उसमें उन्होंने कहा कि भी 2 दिन पहले एक बड़ा आदमी गिरफ्तार हुआ है और लोग हंगामा मचा रहे हैं कि उस आदमी की गिरफ्तारी करके हमारी सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने ठीक नहीं किया। वो कांग्रेस के विधायक खैरा की गिरफ्तारी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा नशे के खिलाफ लड़ाई में हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं किसी को। और उस वक्त फिर 5-6 नाम और हम लोगों ने चर्चा किए थे, कैसे करीब करीब 1 दर्जन लोग हो गए हैं जो अलग अलग समय पर सरकारों में रहे, वो सब जेल में गए। अब पंजाब में क्या है, पंजाब में विजिलेंस डिपार्टमेंट है, पंजाब में पुलिस है, पंजाब में SITs हैं, वो सब अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही केंद्र सरकार के पास ED है, CBI है, इनकम टैक्स है, ऐसे ढेर सारी एजेंसियां काम करती हैं। इन एजेंसियों का काम क्या होता है? इन एजेंसियों का काम होता है कि जब सरकार काम करे, चाहे इस सरकार के दौरान या पहले की सरकार के दौरान कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उस मामले की जांच करें। तो जो अरविंद जी ने लुधियाना की रैली में कहा
शराब घोटाले के खिलाफ जांच चल रही है। मनीष सिसोदिया को आज तक जमानत नहीं मिली। और देखिए, हमें आपको बंद करके पुलिस चाहे तो पूरा जीवन सड़ा दे, लेकिन किसी सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति को सड़ा दे, ये मैं नहीं मानता हूं। भारत की न्याय व्यवस्था में न्याय मिले न मिले, बड़े लोगों के खिलाफ अन्याय नहीं होता है। अब इस अन्याय और न्याय की लड़ाई किधर जा रही है? अगर आप ध्यान से देखें तो अरविंद जी साइन नहीं करते, अरविंद जी कोई विभाग नहीं लेते, लेकिन अरविंद जी से सारे तार अब जुड़ते हुए दिखते हैं। बार बार ये कहा जाता है कि उनके जो नजदीकी लोग कौन थे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। और अब जहां ये जांच पहुंच रही है, वो ये कह रही है, जिन सरकारी गवाहों के हवाले से खबरें जो आ रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि सारा मामला तो अरविंद जी से जुड़ा है। अरविंद जी की फेस टाइम से बात करने की खबरें भी मीडिया में आई थी। अब वो सारे एविडेंस कहां है? और मैं फिर से कह दूं, देखिए, नॉर्थ एवेन्यू के घर पर जाकर ईडी को, सीबीआई को कुछ मिलेगा, ये तो ईडी भी जानती होगी, लेकिन ये कार्रवाई हो, पॉलिटिकल मारामारी चले, पॉलिटिकल सवाल जवाब हो, और एविडेंस जो होगा उसके बेस पर किसी और दिन किसी और के यहां छापा पड़ेगा। और मैं ये कह रहा हूं कि ये कहा जाता था कि नवंबर महीने में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ कुछ जांच तेज हो सकती है। ये पहले से ही चर्चा में थी, बीच में रुक गई थी, अब शायद फिर बल मिलेगा। दो बातें हैं इसके अंदर विजय जी। पहले तो मनीष सिसोदिया को बेल ना मिलना, और दूसरी बात, दो लोग कम से कम, बल्कि तीन हैं शायद, जो सरकारी गवाह बन चुके हैं। उसमें एक दिनेश अरोड़ा हैं, जो बड़ी शुरुआत से इस पूरे मामले से जुड़े रहे हैं। वो रेस्टोरेंट वगैरह चलाते हैं, होटेलियर हैं, वो बिजनेस वो करते थे। लेकिन उनका और संजय सिंह का नाम पहले भी एक बार चर्चा में आ चुका है, इससे पहले भी। और उनके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं जो सरकारी गवाह बने हैं, वो हैं वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश के एक सांसद के बेटे। और हम सब जानते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से कैसे सबके इस पूरे शराब घोटाले के तार जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो ये सरकारी गवाह का सामने आ जाना, और वो दोनों जमानत पर हैं, और उसके बाद उसके अलावा मनीष सिसोदिया का बेल ना मिलना, संजय सिंह के बाद कड़ी जुड़ रही है। तो लोग इस वक्त सोच रहे हैं कि मामला कहीं वहां ना पहुंच जाए जहां हम लोग कह रहे हैं। आपको ये डर लग रहा है या आपको ये मेरे डरने से क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी मुझे क्या दे देंगे और क्या हो जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में चर्चा है जी, भ्रष्टाचार के मामले में एक सबसे बड़ा आरोप होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, कि सरकारें जो हैं अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। लेकिन हमारे पास ये स्केल अलग अलग जगह अलग अलग चलता है। जब भगवंत मान की सरकार खेरा साहब के खिलाफ, जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनको पकड़ती है, उनको गिरफ्तार करती है, और वहाँ पर बहुत सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो केजरीवाल साहब कहते हैं कि वो नशे के जो आरोपी हैं, जो ये सब कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, और ये पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कार्रवाई जब दिल्ली पहुँचती है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ होती है, तो वो पॉलिटिकल वेंडेटा में बदल जाती है। तो ये हमारी स्केलिंग अलग अलग है कि हम किस चीज़ को पॉलिटिकल वेंडेटा मानते हैं, किस चीज़ को अपराध के खिलाफ कार्रवाई मानते हैं। केजरीवाल साहब जो कह रहे हैं वो मुझे नहीं पता कि किसके सरकार को क्या मिला है, नहीं मिला है। लेकिन जैसे जिक्र हुआ कि मनीष सिसोदिया जी को इतने लंबे समय से बेल नहीं मिली। मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली सरकार के, और पावरफुल पॉलिटिकल लीडर हैं, और यूँ समझ लीजिए जो माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी के सबसे खास आदमी हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल साहब ने, मैं पहले ये समझना चाहता हूँ कि कोशिश नहीं की, मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया है कि उनको कम से कम बेल मिल जाए। लेकिन तमाम को, या तो दो बातें हो सकती है, या तो केजरीवाल साहब ने कोशिश नहीं की। आपने थोड़ा पॉज लेके एक जो बात कह दी ना, तो मेरे मन में आ गया कि एक सवाल पूछूं। आप ये कह रहे हैं कि अरविंद जी नहीं चाहते हैं कि मनीष सिसोदिया बाहर निकले, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं दो सवाल हो गए ना, कि या तो केजरीवाल साहब की तरफ से ऐसी कोशिश शरारत कर जाते हैं। नहीं, क्योंकि लगा ऐसा, तो लेकिन मैं कह रहा हूं, या फिर कोर्ट ने ऐसे सबूत नहीं मिले, या ऐसी स्थितियां नहीं बनी कि मनीष सिसोदिया साहब को बेल मिले। तो ये महत्वपूर्ण बेल नहीं मिली, प्रयास हुए, नहीं मिली, नहीं मिली ना। नहीं, तो सर कह रहे हैं कि स्थितियां ऐसी बनी कि नहीं मिले। तो इसके बाद जो है, अब संजय सिंह जी का नाम आया है, फिर केजरीवाल साहब तक बात पहुंच रही है, राघव चड्ढा जी का भी नाम आ रहा है कि कुछ लोग उनकी भी बात कर रहे हैं। और केजरीवाल साहब, सही बात है कि वो कोई साइन नहीं कर रहे, वो चीफ मिनिस्टर हैं बिना विभाग के, लेकिन वो उस सरकार के मुखिया हैं, और कैबिनेट में एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, कलेक्टिव लीडरशिप मानी जाती है। तो कोई भी करेगा, और उसमें लीडर यदि है, तो वो वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ये बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ये दोनों चीजों में साफ रखना चाहिए हमें, या तो हम जो कर रहे हैं वो भी पॉलिटिकल वेंडेटा है, या तो खेरा के खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा है, या फिर संजय सिंह के खिलाफ भी एक्शन है। दो में से एक ही चीज मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए,
मैं कह रहा हूँ यदि केजरीवाल साहब पंजाब का मामला बड़ा विचित्र, आपने ठीक याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल जी जब पंजाब में कार्रवाई होती है तो उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ और ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई बताते हैं। अच्छी बात भले ही वो व्यक्ति हो जिसका बचाव उन्हीं की पार्टी करती रही हो, वो खुद तो भगवंत अब जब सरकार में आ गए, भगवंत मान करते रहे, भगवंत मान उसका और वो उनका LOP बचाव रहे करते हैं रहते आम हैं। आदमी पार्टी के। बहरहाल आज देखिए, अब मैं आपको एक छोटा सा बयान सुनाना चाहता हूं समीर जी के पास जाने से पहले। प्रधानमंत्री ने कल एक रैली में बात कही थी, बड़ा चंद सेकंड का उनका वो स्टेटमेंट है। वो बात मैं क्यों आज वो बयान आपको क्यों दिखा रहा हूं, पहला तो आपको ये ट्रेलर मिल गया जो आज चल रही है कार्रवाई संजय सिंह के खिलाफ, और आगे दो और मामले हैं ऐसे, उनकी बात करने से पहले सुनिए जरा नरेंद्र मोदी ने कल क्या कहा था। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है, इसलिए भाग रहे हैं ये। अब प्रधानमंत्री कल कह रहे हैं कि ये बात दरअसल उन्होंने कही थी केसीआर के रिस्पेक्ट में, केसीआर की बात वो कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठकर मेरा ताप सहन नहीं कर सकता। और इससे पहले भी वो कई बार ये बात कह चुके हैं कई मौकों पर कि भ्रष्टाचारी तो बख्शे नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो कितना भी ताकतवर आदमी क्यों ना हो। अब ये बात सही है कि उनके सारे विरोधियों के ऊपर लगभग किसी ना किसी मामले में कोई ना कोई केस चल रहा है, जैसे लालू यादव आज उनका पूरा परिवार दिल्ली में था और अदालत में उनकी पेशी थी। मामला क्या था? लैंड फॉर जॉब, यानी नौकरी के बदले जमीनी। अपने आप में मामला ही ऐसा है जिसके आपको भारत के इतिहास में या किसी बड़े नेता के ऊपर चल रहे मामलों का कहीं सानी नहीं मिलेगा ऐसा। ग्रुप डी की भर्ती के लिए आरोप है लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस वक्त उन्होंने लोगों की जमीन लिखवा दी थी, और पहले उनको जिनको नौकरी देनी थी उनको पहले सब्स्टिट्यूट के तौर पर रखा गया, और जब उनकी जमीन आ गई यानी कागज पत्र पूरे हो गए उसके बाद उनको परमानेंट किया गया। तो ये उनके ऊपर ये इल्जाम है। लेकिन आज लालू यादव, राबड़ी देवी उनके बेटे तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, मीसा भारती, सब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी चल रही थी। बाद में उनको सबको खैर जमानत मिल गई। तो जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ये सीधी 2024 की पिच है क्या, और ये पिच और तेज और तीखी होने जा रही है आने वाले महीनों में? इसमें कोई दो राय नहीं। जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी पहले भी जिक्र करते रहे और कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में जो जिक्र किया है कि किसी भी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दिशा के अंदर लगातार कार्रवाई हो रही है। और आप देखिए कि अब अभिषेक जो टीएमसी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को भी ईडी ने बुला लिया है, उनकी वाइफ को भी बुला लिया है, रुचिका को भी 11 तारीख को सम्मन दिया है भेजने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अब जितने ये लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई तेज होगी। और दिल्ली घोटाले के बारे में तो मैं कहना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल को तो डबल डर हो गया। एक सिर्फ शराब घोटाले का नहीं है, उनके जो शीश महल पे 45 करोड़ रुपए खर्च हुआ था उसकी सीबीआई की जांच पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से मंगा लिए, तो वो जांच भी शुरू हो गई। तो अरविंद केजरीवाल को अब शराब घोटाले से बचना भी मुश्किल है, और जो उसके खिलाफ जो जांच शुरू हो गई है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनने वाली है। उसमें भी केजरीवाल निश्चित रूप से फंसने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये जांच शुरुआत हो गई। और अब आपने जो तीसरा मामला जिसका जिक्र किया अभिषेक बनर्जी का, वो भी मैं तस्वीरें में दिखाई देता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री मोदी जी तेलंगाना में थे, और तेलंगाना के प्रदेश कार्य समिति ने केंद्रीय नेतृत्व से पूछा है कि हम तेलंगाना में लड़ रहे हैं, अभी तक आप ये बताइए कि ईडी ने कविता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, जो शराब घोटाले में आरोपी। और हम बार-बार प्रदेश कार्य समिति ने केंद्रीय नेतृत्व से पूछा है, बीजेपी के कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, ये पूछा है। शराब घोटाला उसमें कविता जी का भी नाम है ना, हम सांसद हैं कि कविता, और उनका नाम आया था, एमएलसी हैं वो, वहां उनका नाम चल रहा है शराब घोटाले में उनका नाम है। तो जिन्होंने पूछा है कि अब चुनाव आ रहे हैं और हम लगातार आरोप लगा रहे थे कि वो शराब घोटाले में शामिल है, तो ईडी उन्हें क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही इस मामले को लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां के कार्यकर्ताओं ने भी मैसेज दिया है बेसिकली कि अब आप कविता को भी गिरफ्तार कीजिए, उस पर कार्रवाई तेज की, जिससे हम चुनाव में इस बात को भुना सके। देखिए शराब घोटाले की बात हमने की। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, महुआ मोइत्रा आपको दिखाई दे रही है, टीएमसी की सांसद हैं। ये दिल्ली में कृषि भवन की तस्वीरें हैं। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और सांसद हैं, वो मनरेगा में जो पश्चिम बंगाल का बकाया निकलता है वो देने की मांग करने को लेकर के अपने साथी सांसदों के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली में आए थे। साध्वी निरंजन ज्योति, उनसे मुलाकात उनकी होनी थी जो केंद्रीय मंत्री हैं, और दोनों ही लोग ये आरोप लगा रहे हैं, यानी टीएमसी के नेता और उधर मंत्री महोदया, कि हमारा समय बड़ा बर्बाद कर दिया। ये कह रहे हैं कि 3 घंटे हमको बैठा के रखा, मंत्री जी ने हमको मिलने का समय नहीं दिया। मंत्री महोदया ये कह रही हैं कि 2.5 घंटा मैं देर से अपने दफ्तर से निकल पाई क्योंकि मैं इन लोगों का इंतजार करती रही। और ये लोग मंत्री ये बता रही हैं कि इन लोगों ने कहा था कि हम 5 लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये सारे सांसदों को लेकर, सारे कार्यकर्ताओं को आम जनता बताकर मुलाकात करना चाहते थे, तो ऐसे तो बात नहीं हो सकती थी। बहरहाल अब इसे आप जब धरना रात भर चला, और उसमें एक तस्वीर आपको सौगत राय साहब की भी और दिखा देते हैं,
सांसदों को तो नज़ीर पेश करनी चाहिए कि पब्लिक में क्या बिहेवियर होना चाहिए। बड़े सीनियर लीडर हैं वैसे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, बड़ा अटपटा भी लगा, वहाँ बैठकर सिगरेट पी रहे थे। उसकी बात हो रही है काफ़ी कि भाई ऐसा व्यवहार क्यों, किसी सरकारी बिल्डिंग के अंदर कोई आम आदमी पहुँच करके सिगरेट जला ले तो उसके साथ क्या बर्ताव करेंगी CISF या CRPF जो लगी होती है, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसके कभी ट्राई मत कीजिएगा। ये रही वो तस्वीर। बहरहाल अब जब वो जमीन पर बैठ गए, अभिषेक बनर्जी उठने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत देर हो गई, रात भर ये सब चला है सिलसिला। उसके बाद सुबह अब सुरक्षा बलों ने उठा करके सबको बाहर कर दिया। तब पीछे से कहा जाने लगा कि आप एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अब कौन से मैनुअल में लिखा जाए ये कि अगर कोई सांसद सरकारी दफ्तर के अंदर रात भर बैठा रहे, सुबह आने जाने वालों को, और बीच पोर्च में बैठ जाए, और आप कोई वहां पर अवरोध पैदा करें, तो सांसद को कैसे बाहर किया जाए? देखिए, क्या तरीका होना चाहिए? सौरभ जी, मुझे लगता है कि कई बार हम लोग एक विशेषाधिकार की चर्चा करते हैं जो सदन के भीतर, सदन चलते वक्त होता है, लोकसभा और राज्यसभा में। यहाँ तक कि अगर पुलिस गिरफ्तार भी करना चाहे तो उसको पहले जो पीठ पर जो अधिकारी हैं उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। FIR भी आप नहीं दर्ज करा सकते। लेकिन ये सांसद, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम तो प्रधान सेवक हैं, तो सब सेवक हो गए, जनता के सेवक हो गए, लोकतंत्र में ऐसे ही चलता है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि हम MP हैं और हमारे साथ ये व्यवहार हो रहा है, अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इसके बावजूद क्या ये संभव है कि किसी मंत्री को कोई मिलने के लिए जाए और उसको पुलिस से इस तरह से कोई बाहर निकलवाए? मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला न तो हो सकता है और न पहले कभी हुआ है। लेकिन चूंकि जिसको कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ताप बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो ताप बढ़ रहा है। ईडी की जांच अभिषेक बनर्जी पर, अभिषेक बनर्जी का एक बेहद निकट का सहयोगी वो देश छोड़कर भाग चुका है और ईडी की जांच बहुत तेजी में शिकंजे में ले रही है। सवाल यहां ये उठता है कि क्या आप राजनीति को भ्रष्टाचार के मामलों की एक आड़ बनाकर रखना चाहते हैं और आप उसको अलग अलग तरीके से, क्योंकि राजनीति होती है तो सीधे तो आप ये कह नहीं सकते कि भाई हमको आप ईडी से गिरफ्तार करवाना चाह रहे हैं तो हम नहीं करने देंगे, लेकिन आप दूसरा बहाना निकालते हैं और सरकार पर, एजेंसियों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, पब्लिक में छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। अब ये वीडियो गया है, कल रात से ये खूब चल रहा है, महुआ मोइत्रा वाला उन्होंने डाला, उसके बाद फिर साध्वी निरंजन ज्योति का भी आया है, वो उसमें डाल दिया कि इस तरह एक सांसद के साथ व्यवहार, उसके बाद फिर सबको जोड़ के देखा जा रहा है। सवाल यहां यही है कि क्या जितने मामले अभी आज की तारीख में इस सरकार के समय चल रहे हैं या जो एजेंसियों के द्वारा चल रहे हैं, उसमें इस शराब घोटाले को छोड़ दें तो सब पहले के मामले नहीं है, नंबर एक। दूसरा ये, क्या सरकार हम लोग इसीलिए नहीं चुनते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो? क्या बड़े लोगों को भ्रष्टाचार करने का विशेषाधिकार है? क्या उसके लिए भी सदन से इजाजत लेनी पड़ेगी? और उसकी आड़ में इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर जनता को तो ये अच्छा नहीं लग रहा होगा। भले ही उनको लग रहा हो कि हम कुछ समय के लिए थोड़े लाइक, थोड़े कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर थोड़ा सा कुछ क्रिएट कर ले, लेकिन जनता को तो ये ठीक नहीं लग रहा होगा। अब देखिए, यहाँ तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे सांसद मौजूद थे, युवा सांसद से लेकर वरिष्ठतम सांसदों तक, लेकिन ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई देखिए सिर्फ राजनीति हो रही है, उनके मामले वो मंत्री से मिलना चाहते हैं, ठीक है, उनका अधिकार है, मिल सकते हैं, पॉलिटिक्स भी हो रही हो तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोप से कितना जुड़ा हुआ आपको विजय जी लगता है? बहुत सारे मामले अभिषेक बनर्जी के ऊपर जो हैं वो चल रहे हैं, वहाँ कोयला चोरी का भी मामला चलता है और तमाम मामले हैं। कितना आपको इसमें गुस्सा जो है उन ईडी के या सीबीआई के समन का लगता है? नहीं, वो उसका जवाब नहीं है तो उसका एक डाइवर्जन होता है ना कि अब आप इस पे मनरेगा पर आ गए, मंत्री से मिले नहीं। मंत्री जी का वो ट्वीट भी मैं देख रहा था, साध्वी निरंजन ज्योति, उन्होंने लिखा कि मैं 2 घंटे मेरा टाइम खराब हुआ, बस सब हुआ। और क्योंकि अब इतने सारे मामले हो गए, या तो उन सब का जवाब दे पार्टी या जो भी MPs या जो भी लोग रिलेटेड हैं, उनका जवाब नहीं हो तो आपको एक ये माहौल बनाना चाहिए कि भाई हम उस सरकार के खिलाफ खड़े हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई ना कोई बहाना होना चाहिए। अब ये भी एक बड़ा इशू हो गया कि सांसदों के साथ किस तरह का बिहेव किया जा रहा है, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन आप इसको समझिए, अभी चर्चा हुई कि विशेषाधिकार का मामला नहीं है। आप सरकारी दफ्तर में घेराव करेंगे तो कुछ तो नहीं, मैं उसको दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। आप पुलिस का व्यवहार को हमेशा आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप समझते हैं हिंदुस्तान की पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल हैं, SHO है, उसकी हिम्मत होती है कि वो MP को पहले उठा के एक झटके में उठा के ले जाएगा। उन्होंने पहले कितनी बार उनको समझाया होगा, रिक्वेस्ट किया होगा कि आप इस जगह को छोड़ दें। पॉलिटिकल लीडर क्या होता है, वो समझता है कि यदि मैं ऐसे ही उठकर चला गया तो फिर तो खेल ही बिगड़ जाएगा। तो वो जब तक उठ के नहीं जा रहा और वो जिद किए हुए, फाइनली जब पुलिस से नहीं हुआ होगा कि ये रास्ता बातचीत से नहीं निकला होगा, तब ये कार्रवाई की गई होगी। ये इसको ऐसा मत समझिए
कि आप बैठ जाएंगे तो पुलिस वाला आपको हटा सकता है ना, लेकिन एमपी को वो ऐसे नहीं हटा रहा होता, और खासतौर से महिला एमपीज को भी वो नहीं हटा रहा। तो उसको एक पॉलिटिकल एक्शन में, पॉलिटिकल सिस्टम ड्रामा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उसमें बदलने में ये काम इस तरह से किया जा रहा है। और ये ठीक है कि आपके ऊपर जो आरोप है, या तो उसको कानूनी लड़ाई जो लड़ी जा रही है उस पर लड़ा जाए, प्रधानमंत्री पर, सरकार पर जो आरोप लगाने वो लगाए जाए जी। लेकिन उसको किसानों के मनरेगा का जो पैसा है वो बिल्कुल ठीक है कि सांसद मांग कर सकते हैं मंत्री के पास, लेकिन वो तो मुख्यमंत्री सीधा चिट्ठी लिखकर भी है ना उस पर काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री फोन करके भी दबाव बनाने की कोशिश है सिर्फ, और इससे पहले वो गिरिराज सिंह के दफ्तर पहुंचे थे ऐसे एक बार। उसका नहीं है, दबाव यह है कि डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि फिर आप ये कह सके कि देखिए हम ये कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, हम मनरेगा की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है। अब देखिए, हमने अभी पिछले 15-20 मिनट में जितनी बातें की, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया की बात हुई, उसके बाद लालू यादव पूरे परिवार समेत आज पेशी के लिए आए। हम बात कर रहे हैं कि क्या भ्रष्टाचार के इल्जाम जो हैं और जांच के समन बार बार अभिषेक बनर्जी को पहुंच रहे हैं, इसलिए सभी सांसदों के साथ क्या उनको दिल्ली का रुख करना पड़ रहा है, मंत्रालय में जाकर के बैठना पड़ रहा है, मंत्री के दफ्तर के सामने, ये सब कुछ क्या बता रहा है समीर जी? और अभी देखिए, विपक्ष तो इसी पिच पर आगे, एक ही इस नाम पर हुआ है कि जुल्म ज्यादती बढ़ रही है और सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर जो है कार्रवाई हो रही है। तो अभिषेक बनर्जी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अभिषेक बनर्जी आज टीएमसी में वो काम कर रहे हैं जो एक समय मुकुल राय ममता बनर्जी के लिए क्या करते थे। बंगाल के अंदर ब्यूरोक्रेसी के बड़ी ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट सारे अभिषेक बनर्जी आज की देख रहे हैं। और खबर यह भी है कि वहाँ के कुछ सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने अभिषेक बनर्जी की शिकायत ममता बनर्जी से की है कि जिस तरह से वो ब्यूरोक्रेसी में हस्तक्षेप कर रहे हैं, डिसीजन को प्रभावित कर रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे लग रहा है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कई शिकायतें दिल्ली भी पहुँच चुकी है, उनके बंगाल में हस्तक्षेप कर रहे हैं। और अभिषेक बनर्जी लगातार बंगाल के अंदर जिस हिसाब से ठेके में, कोयले के मामले में, बड़े सड़क के ठेके हो, बड़े ठेकेदार हैं, वाइन्स के ठेके हैं, पोर्ट के अंदर जो माफिया काम करते हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो अभिषेक बनर्जी ने एक बहुत बड़ा अपना एक साम्राज्य खड़ा कर लिया, आर्थिक साम्राज्य बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी के देखरेख के अंदर। अब वो साम्राज्य पूरा केंद्र के नॉलेज में आ गया है। और सिर्फ यही नहीं कि जो टीचर भर्ती का मामला है, ये अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आने वाले दिनों में और बड़े स्कैम केंद्र की नॉलेज में आने वाले हैं और जांच एजेंसियां उसको एक्सपोज करने वाली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।